नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हमने लास्ट टाइम जो प्रश्न पेज नंबर थे 262 पर, और उस पर एक प्रश्न लास्ट हमने जो किया था वो था पत्रिकाओं वाला प्रश्न। तो उसकी व्याख्या हमने नहीं की थी, तो चलिए उसकी व्याख्या से ही हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन स्थल है, स्थापना वर्ष है और संपादक हैं। तो पत्रिका है आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका, मिर्ज़ापुर, 1881 ईस्वी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड। ब्राह्मण मासिक पत्रिका, कानपुर, 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, इलाहाबाद प्रयाग, 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट। उचित वक्ता, कलकत्ता, 1878 ईस्वी, दुर्गा प्रसाद मिश्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके जो निबंध संग्रह है वो है कछुआ धर्म। वासुदेव शरण अग्रवाल की है पृथ्वी पुत्र। राम वृक्ष बेनीपुरी है वंदे वाणी विनायको। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है मराल। तो इस तरह से हमारा कोड ए ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर निबंधकार है और यहाँ पर निबंध संग्रह है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका समय है 1883 से 1922 और इनके निबंध संग्रह है कछुआ धर्म 1919, मोरेसी मोही कुठाव, अमंगल के स्थान पर मंगल, देवकुल, सोहम, धर्म और समाज। वासुदेव शरण अग्रवाल और इनका समय है 1904 से 1966 और इनके निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र 1949, मातृभूमि कला और संस्कृति 1958, वेद विद्या 1959, वागधारा 1966। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका समय है 1899 से 1968 और इनके निबंध संग्रह है वंदे वाणी विनायको 1954, गेहूं और गुलाब 1950। अब देखते हैं कुबेरनाथ राय को। कुबेरनाथ राय, इनका समय है 1933 से 1996 और इनके निबंध संग्रह है मराल 1993, प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, स्वर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का वृद्धमास 1986, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। अब देखते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उनका समय है 1906 से 1995 और इनके निबंध संग्रह है महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, नई पीढ़ी नए विचार, जिए तो ऐसे जिए। और अब आ गए हैं स्थापना वाले प्रश्न। स्थापना है, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता है। तर्क है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इसमें है ए गलत है और आर सही है। ये वाला ऑप्शन ठीक है। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता, बल्कि प्रेम भाव के साथ साथ करुण भाव, वीर भाव, क्रोध भाव आदि भी होते हैं। क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। अतः एक गलत है और आर सही है। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना है, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को मास में बदल दिया है। तर्क, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो इसमें है ए सही और आर भी सही है, इसमें दोनों ही सही हैं। भूमंडलीकरण ने एकीकरण द्वारा पुरानी धारणा को बदल दिया है। भूमंडलीकरण के मास में वही लोग हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार के साधनों के उपयोग में दक्ष हैं, और अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब देखते हैं आगे। स्थापना है, श्रृंगार को रस राज माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निःसृत हैं।
तो इसमें है ए सही है और डी गलत है। श्रृंगार रस रसों में प्रधान है। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, लेकिन जीवन के आदि से लेकर अंत तक केवल श्रृंगार रस का ही प्रसार नहीं है और न ही जीवन की सभी भावनाएं श्रृंगार से निसृत हैं, बल्कि इसमें अन्य रसों का भी योगदान होता है। अतः ए सही है और आर गलत है। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो इसमें है ए सही है और आर गलत है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहते हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी नहीं है। अतः ए सही है और आर गलत है। प्रश्न है, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क है क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो इसमें है ए सही और आर भी सही, इसमें दोनों ही सही हैं। प्रतीक या बिंब अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो अवतरण वाला प्रश्न है। ये जो पार्ट है हमारे प्रश्नों का, हम इसको नहीं देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क, च, ट, ओ। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो है क। संयुक्त व्यंजन, जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया रूप ग्रहण करते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क में आधा कै और य है, यानी यह संयुक्त व्यंजन है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी को नहीं शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूल भाषा 14 थी। 1976 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2000 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। अब वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं। बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तमिल, उड़ीसा, हिंदी, तेलुगु, असमिया, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। रिठ नेमिचर्यु, नए कुमारचर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। तो नए कुमारचर्यु है। यहाँ पर रचनाएं हैं, यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। नए कुमारचर्यु, नाग कुमारचर्यु, जसहरचर्यु, महापुराण, पुष्पदंत की रचनाएं हैं। रिठनेमिचर्यु, पौमचर्यु, स्वयंभू चरित, स्वयंभू की रचनाएं हैं। भविष्यत कहा या स्वपंचमी, धनपाल की रचना है। प्रश्न है, बहम नेहि म जानत ही भेऊ, पढ़िऊ ए उच्चौ देऊ, मट्टी पानरी कुस लई पढ़ंत, धरी बैसी अग्नि हुणंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? गोरखनाथ की, सरहपा की, रैदास की, कबीरदास की। तो ये जो पंक्तियां हैं यह सरहपा की पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि हैं और यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। सरहपा वही पंक्तियां हैं जो अभी मैंने पढ़ी थी, बहाने ही अग्नि हुणंत। गोरखनाथ की पंक्ति है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। रैदास की पंक्ति है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है मैं नहीं, अतल अगम जय लहरी मई, उदती जल केवल जल माही। कबीरदास की पंक्ति है, नया बीज नदियाँ डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, नूर मोहम्मद का। तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं। शेख तकी, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। रामानंद, सर्वमान्य धारणा यह है कि रामानंद कबीर के गुरु थे।
प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, गिल क्राइस्ट। तो गिल क्राइस्ट ने यह बहुत बड़ा योगदान निभाया था कि हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई। वेलेस्ली ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कर्मचारी केवल एक व्यापारिक संस्था के कर्मचारी नहीं बल्कि अब एक सरकार के अधिकारी हैं। अतः उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। गिलक्राइस्ट के माध्यम से ही हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी। संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली, तत्कालीन गवर्नर भी थे। उद्देश्य अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन की जो जड़ें हैं वो उनको सुदृढ़ किया जा सके। नवागत ICS अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन, भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई, हिंदी के विकास को बल मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे लल्लू लाल सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार थे मुंशी सदासुख लाल न्यास, सैयद इंशाअल्लाह खां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संशयात्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेन्द्रपति, उदय प्रकाश। तो ज्ञानेन्द्रपति की रचना है संशयात्मा। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। ज्ञानेन्द्रपति, इनकी रचनाएं हैं संशयात्मा 2004, आंख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1981, गंगा तट 2004, भिन्नसार 2006। अशोक वाजपेयी, इनकी रचनाएं हैं शहर अब भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने में 1986, तत्पुरुष 1979, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1962, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, आविन्यो 1995, जो नहीं है 1996, कुछ अभी कुछ और 1998। कुंवर नारायण, इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। उदय प्रकाश, इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, कथा साहित्य, दरियाई घोड़ा, त्रिज 1979, दत्तात्रेय का दुख 2002, पाल गुमरा का स्कूटर 1997, अरेबा परीखा और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की 2001। प्रश्न है, एकांकी में अवंती अथवा संकलनत्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, कार्य, प्रकृति, पताका। तो कार्य की गणना की जाती है। संकलनत्रय में काल, स्थान और कार्य सम्मिलित हैं। अर्थ प्रकृति, नाटक के प्रयोजन की सिद्धि हेतु 5 अर्थ प्रकृतियां निश्चित की गई हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। इनमें से कौन सा अनुभाव का एक भेद है? तो आहार्य है। रस के अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है, कायिक, सात्विक यानी मानसिक, वाचिक, आहार्य। तो अनुभाव होते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। और स्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह है, भय, जुगुप्सा, विस्मय। अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 4 है, जिनमें आहार्य भी एक है। संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, पीड़ा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। अमर्ष, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। मोह, गर्व, उत्सुकता,
उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, चैतन्य लाभ। वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, हर्ष आदि भावों को छुपाना, अपस्मार, मूर्छा, व्याधि, रोग, मरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ के शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। तो व्यंजना होती है। शब्द शक्ति, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, शब्द में जहाँ मूल अर्थ को मुख्यार्थ होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा, शब्द में जहाँ मुख्यार्थ बाधित हो तथा लक्ष्यार्थ आए। व्यंजना, जहाँ पर मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हों और व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। उदाहरण, उसका घर गंगा में है। यहाँ घर गंगा के निकट है या घर में गंगा जैसी पवित्रता, शुद्धता है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न देखेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।